नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक में। तो दोस्तों मैं मौजूद हूँ एक बार फिर से आप सभी के सामने लेके भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड का क्लास सेकंड। तो क्लास सेकंड मैंने कल आपको अध्याय 1 बताया था। अध्याय 1 धारा 1 से लेकर धारा 15 तक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम में विस्तार है। धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड है, जो कि भारतीय और विदेशी सभी नागरिकों पर अप्लाई होता है। सिर्फ विदेशी सम्राट, विदेशी दूत, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल इन लोगों के इनके पद पर रहते हुए इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। धारा 3 में भारत से परे किंतु भारत के अंदर जो दंडनीय अपराध हैं उनके विषय में प्रावधान है, उनके अपराधों का दंड है। धारा 4 में राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार, यानी कि भारत कोई हवाई जहाज है वो कहीं अन्य देश की सीमा में, तो उस पर यदि कोई कांड हो जाता है तो उसको भारतीय दंड संहिता के अनुसार सज़ा मिलेगी। सेम यदि बाहर किसी देश में बैठा कोई व्यक्ति यहाँ पे हैकिंग वगैरह कर लेता है या किसी का मशीन गन वगैरह से मर्डर करते हैं तो उस पर भारतीय दंड संहिता के अनुसार धारा लगेगी और वो अपराधी होगा। और धारा 5 में कुछ विशेष नियमों में आईपीसी अप्लाई नहीं होती है, जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर में था। सेकंड जो इंडियन आर्मी का मार्शल लॉ है उस पर भारतीय दंड संहिता बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। ओके, तो ये था अध्याय 1। अध्याय 2 में मैंने आपको बताया था साधारण स्पष्टीकरण। मैंने आपको एक टिक भी बताई थी, पशा दशा दुआ रास। ओके, अध्याय 1 से लेकर 10 तक मैंने पूरी सारे अध्याय याद कराने की कोशिश की थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। उसी संदर्भ में अध्याय 2 में है साधारण स्पष्टीकरण। ये धारा 1 से लेकर धारा 52 तक है। तो साधारण स्पष्टीकरण में कुछ भी नहीं है दोस्तों। साधारण स्पष्टीकरण बस ये है कि सभी जो डेफिनीशंस है ना, सभी परिभाषाएं दी गई हैं। तो धारा 8 में है लिंग की परिभाषा, यानी कि मेल फीमेल यानी नर मादा या ट्रांसजेंडर, उन सभी की जो परिभाषा है वो धारा 8 में दी गई है। धारा 10 में मैं इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट ही धाराएं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि परिभाषा कभी नहीं पूछा जाएगा कि धारा 19 ये बताइए न्यायाधीश की परिभाषा। हाँ, यह न्यायाधीश की एक बार पूछी गई थी, अभी शायद 2011 का जो एग्ज़ाम था यूपीएससी का, उसमें ये पूछी गई थी न्यायाधीश की परिभाषा किस धारा में दी गई है। लेकिन अब जनरली ये नहीं पूछा जाए, क्योंकि आईपीसी से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो 2 या 3 क्वेश्चन में वो ये पूछेगा कि यदि भारत के बाहर कहीं पे किसी व्यक्ति ने मर्डर कर दिया तो उस पर कौन सी धारा लगी। इस तरीके से थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। ये परिभाषा बहुत रेयर केस में ही पूछ सकता है, यदि एग्जामिनर बिल्कुल आपकी लेने पे ही तुला है तो। ओके, तो धारा 8 में फिर भी आप एक बार ट्राई कर लीजिए, एक बार या तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप लिख लीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उस समय एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे तो हो सकता है आपको यदि फंस जाती है कोई डेफिनेशन तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने इसमें बस जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वही लेके आया था। बाकी धाराएं तो 6 से लेके 62 तक सब में स्पष्टीकरण ही दिए गए, सब में एक तरीके से परिभाषा ही दी गई है, ठीक है। तो धारा 8 में है लिंग की परिभाषा। धारा 10 में है पुरुष और स्त्री की जो अंतर है वो उसको समझाया गया है, यानी एक तरीके से उसकी परिभाषा दी गई है। धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा है। धारा 20 में न्यायालय की परिभाषा है। धारा 21 में लोक सेवक यानी मैंने आपको बताया था आप लेखपाल लग जाएंगे, आप दरोगा लग जाएंगे, आप पुलिस में लग जाएंगे, यानी कि एक जो 3rd या 4th लेवल के जो कर्मचारियों की जो जॉब होती है उसको बोलते हैं लोक सेवक, ठीक है। एक तरीके से लोक सेवक तो सभी होते हैं, बस इनको ही लोक सेवक बोलते हैं, इससे ऊपर वाले को लोक प्रशासक बोला जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा धारा 21 में लोक सेवक। इसके बाद में धारा 22 में है जंगम संपत्ति की परिभाषा। जंगम संपत्ति वो होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि ये हमारा पेन है, ये पेन हमारी जंगम संपत्ति। बस ये थोड़ा जंग से आप याद रखिए, जंग से होता है एक तरीके से इस्टेब्लिश, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन है वो जस्ट उल्टी है, ठीक है। ये भी आ सकता है आपसे कि कोई जंगम संपत्ति है तो क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो बिल्कुल जंगम संपत्ति एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड संपत्ति होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता। जैसे कि खेती है, तो खेती तो एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, और खेती की कोई चोरी भी नहीं कर सकता, ठीक है। उस तरीके की जो डेफिनेशन है वो, अब जैसे ही हमारा पेन हमारी जंगम संपत्ति है, इसकी कोई चोरी कर सकता है, तो हम जो आप जब दरोगा बन जाएंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि इनकी जंगम संपत्ति की चोरी हुई है, और जंगम संपत्ति धारा 22 के अंतर्गत डिफाइन की क्या क्या जंगम संपत्तियाँ हैं। जैसे आपके फ़ोन की चोरी हो गई तो फ़ोन आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सोना है, सोना आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी सोने को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन आपका घर हो गया,
आपकी खेती हो गई, ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये मतलब जंगम संपत्ति नहीं, इनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो जंगम संपत्ति की परिभाषा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिए। न्यायालय, न्यायाधीश और जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति 22 में है, न्यायाधीश 19 में है और न्यायालय 20 में है, ठीक है। उसके बाद में सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन है वो धारा 23 में दी गई। सदोष अभिलाभ ये होता है कि हमने किसी को भड़का दिया है, हमने किसी को उकसा दिया कुछ अलग करने के लिए, लेकिन उसमें हमारा लाभ है, तो इसको बोलते हैं सदोष अभिलाभ, और उसके करने से यदि कुछ हानि हो जाती तो वो हो जाता है सदोष हानि, ठीक है। इसके बाद धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा दी गई है कि किस तरीके से आप यदि ये करते हैं तो वो बेईमानी में जोड़ा जाएगा या बेईमानी में नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो धारा 24 में बेईमानी है। धारा 25 में कपटपूर्वक, ये दोनों अलग अलग हैं। आपको शायद लगता होगा कि बेईमानी और कपट दोनों एक ही है, लेकिन इनकी जो परिभाषाएं हैं ना, बेईमानी को इंग्लिश में बोलते हैं डिसऑनेस्टी, लेकिन कपटपूर्वक को बोलते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है धारा 26। धारा 26 में बोलते हैं विश्वास करने का कारण, जैसे कि कोई आपको अपने विश्वास में, जैसे लड़कियां बहुत से चार्जेस लगवाती हैं कि इसने हमें पहले अपने विश्वास में बहलाया फुसलाया और हमें शादी का झांसा दे के मतलब हमारे साथ में कुछ गलत किया, उसके बाद में मतलब छोड़ छाड़ दिया, जो भी है आप सबको पता होगा। तो उसमें ये बताया गया है, इसमें विश्वास करने का कारण बोला गया कि किस मतलब कि जब आप FIR लगवाने जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा हमने विश्वास किस लिए किया था, क्योंकि इसने हमको शादी का झांसा दिया था, या इसने हमको शादी की बात बोली थी कि हम आपसे शादी कर लेंगे ऐसे करके। तो उसका जो डेफिनेशन है वो धारा 26 में दिया गया। उसके बाद धारा 28 में कूटकरण, जैसे कि आप किसी को धोखे में रख के, ये तीनों आपको वैसे तो एक ही लगेंगे, बेईमानी, कपटपूर्वक और कूटकरण, लेकिन कूटकरण की जो परिभाषा है वो धारा 28 में है, कपटपूर्वक की परिभाषा धारा 25 में है, बेईमानी की परिभाषा धारा 24 में है, ठीक है। इसके बाद दस्तावेज, आपके जो भी मतलब कि एक तरीके से प्रॉपर्टी के कागज़ हैं या किसी अन्य चीज़ के कागजात हैं, तो जो कागजात की जो परिभाषा है वो धारा 29 में दी गई है। जैसे कि एक नॉर्मल सा ये कागज़ है, इसको दस्तावेज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, तो ये जो डिसाइड करेगा वो धारा 19 डिसाइड करेगा। अगर धारा 19 में बोल दिया गया कि ये हमारे प्रॉपर नोट्स हैं और इनको हम दस्तावेज का दर्जा मानते हैं, तो ये हमारे दस्तावेज होंगे। यदि इनकी कोई चोरी कर लेता है तो हम चोरी की एक तरीके से FIR लिखवा सकते हैं, और ये हमारी जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, आप कागज़ डॉक्यूमेंट्स को, अगर ये दस्तावेज है हमारे नोट्स, इसको कोई उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ठीक है। तो ये आएगा जंगम संपत्ति में, जंगम संपत्ति 22 के अकॉर्डिंग, लेकिन धारा 29 के अकॉर्डिंग ये है हमारा दस्तावेज, ठीक है। दस्तावेज कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उसी की जो परिभाषा है वो दी गई है धारा 29 में, ठीक है। और आपको अगर कोई मतलब कन्फ्यूज़न होती है ना, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, ठीक है। इसके बाद में धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे कि अब ये हमारा दस्तावेज है, अब इसकी ना मैंने या आप सबने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वो किसी दूसरे का वीडियो बना के डाल देते हैं तो उनके ऊपर कॉपीराइट आ जाता है ऐसा करके। तो ये हमारे एक तरीके से हमारे दस्तावेज हैं, हमारी रिकॉर्ड्स हैं हमारे स्टडी के। अब इनको कोई मैंने मतलब इस एक तरीके से इसकी मैंने फ़ोटोकॉपी करवाई, ये प्रतिभूति को बोलते हैं फ़ोटोकॉपी, ठीक है। अब इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे कि अब इससे इसको मैं मार्केट में पब्लिश कर रहा हूँ, जैसे कि आप सबको पता होगा हर टीचर मोस्टली टीचर अपनी बुक है उसको छपवा के मार्केट में पब्लिश कर देते हैं, लेकिन अन्य लोग क्या करते हैं, उनकी ही बुक के क्वेश्चन उठा के ना, उनकी बुक का जो फ्रंट और लास्ट वाला पेज होता है ना, वहाँ पे अपना नाम लगा देते हैं, अपना मतलब लोगो लगा देते हैं, और सेम वही बुक को अपने नाम से मतलब पब्लिश कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं मूल्यवान प्रतिभूति, और इसकी जो चर्चा है वो धारा 30 में दी गई है। और धारा 30 में सीधे सीधा बताया गया है कि यदि आपकी मतलब जो प्रतिभूति है उसको कोई अन्य मतलब उठा के ले जाता है या मतलब उसको अपने नाम से पब्लिश करता है, तो उसके अनुसार जो दंड होगा वो तो आगे दिया गया है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया भाग 2 में सिर्फ डेफिनेशन है कि ऐसा है तो ये किस के अंतर्गत आएगा और इसमें क्या है, बस इसका जो दंड विधान है वो अलग दिया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया दंडों के विषय में प्रावधान, वो अगला जो तीसरा अध्याय है उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद में मूल्यवान प्रतिभूति होगी। उसके बाद धारा 21, धारा आपको दिख रहा है, शायद नहीं दिख रहा होगा, ओके सॉरी, ये धारा हमारी 21 है। धारा 21 में मूल्यवान प्रतिभूति होगी। उसके बाद धारा 21 में बिल दिया गया आपको, यानी कि एक तरीके से आपकी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं उसका बिल दिया गया। उसके बाद धारा 24 दिख रही है आपको, हाँ। धारा 24 में है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य।
दिख रहा होगा आपको, सामान्य आशय से अग्रसर, मैं बोल रहा हूँ शायद नहीं आएगा, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। अब इसका क्या होता है कि सामान्य आशय क्या होता है, जैसे कि आपके गांव में या कहीं मोहल्ले में कोई सड़क वगैरह कुछ बननी है, तो उस पर काम नहीं हो रहा, तो गांव के कई लोग मिलके एक तरीके से डीएम ऑफिस में एप्लीकेशन देने जाते हैं, या आप जब दरोगा बन जाएंगे, आपने किसी की नहीं सुनी तो गांव के कई लोग मिलके आपके पास में एफआईआर लिखवाने आएंगे। तो वो हो जाता है कि एक नॉर्मल आशय था, आप किसी ईमानदार व्यक्ति को प्रताड़ित कर रहे थे, तो उस व्यक्ति के समर्थन में यदि कोई मतलब बहुत से लोग आ जाते तो उसको मतलब क्राइम नहीं बोला जाता, वो एक सामान्य आशय में आएगा। या जैसे कि आप डीएम ऑफिस में गए, आपके आसपास क्षेत्र में गंदगी है, तो कई लोग मिलके गए डीएम ऑफिस पे मतलब एक तरीके से कंप्लेंट करने कि हमारे यहाँ का जो बीडीओ है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, हमारे यहाँ पे गंदगी फैल रही है, मलेरिया फैल रहा है, इसकी वजह से मच्छर वगैरह फैल रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है, कई बीमारियाँ फैल रही हैं। तो वो एक सामान्य आशय से किया गया कार्य हो जाएगा। तो जितने भी जो कार्य हैं जिनको सामान्य आशय के अंतर्गत रखा गया है वो सारे आ जाएंगे धारा 34 के अंतर्गत। ठीक है, आपको फिर से नहीं दिख रहा होगा, हाँ, आपको वो सारे आ जाएंगे धारा 34 के अंतर्गत। ठीक है, जितने आप मतलब एक तरीके से पब्लिक के समर्थन में जो भी आप कार्य करेंगे वो सारे सामान्य आशय में आएंगे। और सामान्य आशय में क्या क्या कार्य आएंगे वो आएगा धारा 34 में। ठीक है, धारा 34 के बाद धारा 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछी भी जा सकती है कि किस धारा के अंतर्गत अपराध की परिभाषा दी गई है। तो अपराध जो है ना धारा 40 में, ये आपको याद ही करना पड़ेगा भाई, बाकी कोई भी चारा नहीं है। ठीक है, अब धारा 40 के बाद धारा 41 में विशेष विधि में आपको पहले भी बताया, लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। स्थानीय विधि ये वही है कि लोकल विधि, ये विशेष विधि, जैसे आप सबको पता होगा अभी कंगना रनावत को स्पेशल सिक्योरिटी दी गई तो वो आएगी धारा 41 के अंतर्गत। स्थानीय विधि आप मतलब नॉर्मल सी बात है, आप नॉर्मल बता रहा हूँ मैं आपको, आप मतलब कोई लड़की भागा के ले आते हैं, लेकिन आप वो लड़की बोल देती है कि हमको ना इनके मतलब लड़के के घर वालों से एक तरीके से जान का खतरा है, तो स्थानीय लेवल पे उसकी जो सिक्योरिटी की जाएगी वो नॉर्मल एक इंस्पेक्टर मतलब 2 कांस्टेबल लेवल दिए जाएंगे, तो वो एक स्थानीय विधि के अंतर्गत आ जाता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो धारा 42 में दी गई है। धारा 44 में क्षति है, जैसे आप किसी व्यक्ति का कोई नुकसान कर देते हैं तो क्या किस तरीके से आपने नुकसान किया है और उसकी क्या क्या मतलब उसकी कितने पैसे की हानि हुई है, हानि को ही एक तरीके से क्षति बोलते हैं। और उसकी जो चर्चा है यानी कि क्या क्या क्षति के अंतर्गत आएगा, जैसे आपने किसी की चोरी कर ली तो वो बताएगा कि हमारे, जैसे आपने चोरी तो 500 की लेकिन उसने बोल दिया हमारी 5000 की, तो कानून में तो सिर्फ वो सुना जाता है ना, तो वो 5000 रुपये की क्षति का जो जुर्माना है वो आपके ऊपर लगेगा यदि उसने बोल दिया। लेकिन इसकी जो डेफिनीशन है, इसकी जो परिभाषा है कि क्या क्या विषय क्षति के अंतर्गत आएंगे वो दिया गया है धारा 44 में। ठीक है, इसके बाद शपथ आप सबको पता होगा, आप जब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो आपको एक शपथ दिलाई जाएगी। तो शपथ जितने भी जो लोक सेवक हैं, लोक प्राधिकारी हैं, जितने भी उन सब की जो शपथ है वो धारा 52 के अंतर्गत दी गई है। और जो मैंने आपको बताया था, वो पॉलिटी का एक अलग सेक्शन आईपीसी के अंतर्गत धारा 52 में शपथ दी गई। और पॉलिटी में जो हमारा संविधान है उसमें शपथ की परिभाषा एक अलग अनुच्छेद में दी गई, वो एक अलग मैटर करता है क्योंकि वो पॉलिटी है और ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी है। ओके, इसके बाद में धारा 53 में दंड की परिभाषा, यानी क्या क्या चीज़ें दंड हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें दंड के अंतर्गत नहीं आएंगी। जैसे आपने किसी को थप्पड़ मार दिया और बदले में उसने एफआईआर कर दी तो दंड आपको मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उल्टा वो भी आपको थप्पड़ ही मारे, नहीं, आपका जो दंड निर्धारित किया जाएगा वही आपको मिलेगा। और जो दंड की परिभाषाएं हैं वो धारा 53 में दी गई हैं। उसके बाद धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण, आप सबको पता होगा कि राज्यपाल जो मृत्यु दंड होता है उसको कम कर सकता है, या मृत्यु दंड को नहीं, ये तो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है माफ़ कर सकता है। हाँ, राज्यपाल सिर्फ मृत्यु दंड को कम कर सकता है और राष्ट्रपति मृत्यु दंड को माफ़ कर सकता है। ठीक है, तो ये धारा 54 के अंतर्गत मृत्यु दंडादेश का लघुकरण आता है। उसके बाद में धारा 55 में आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण, यानी वही है आजीवन कारावास। ये मृत्यु का दंड था, ये आजीवन कारावास का, यानी धारा 54 में मृत्यु का दंड, धारा 55 में आजीवन कारावास का दंड का लघुकरण, यानी इस दंड को कम कर देना। ठीक है, उसके बाद धारा 63 में जुर्माने की रकम। ये धारा 63 तो शायद उसमें भाग 3 में आ जाएगा क्योंकि धारा 62 तक ही भाग 2 है। ठीक है,
तो आई होप दोस्तों आपको कुछ, हालांकि ये बस बहुत बोरिंग है, इसमें आपको मैं जानता हूँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि धारा 8 में लिंग है, धारा 10 में पुरुष स्त्री की परिभाषा, धारा 19 में न्यायाधीश की परिभाषा, धारा 20 में न्यायालय की परिभाषा, धारा 21 लोक सेवक की परिभाषा, धारा 22 जंगम संपत्ति है, धारा 23 सदोष अभिलाप सदोष हानि है, धारा 24 बेईमानी है, धारा 25 कपट पूर्वक है, धारा 26 विश्वास का कारण बताया गया, धारा 28 कूटकरण है, धारा 29 दस्तावेज है, धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति है, धारा 21 बिल है, धारा 24 में जो सामान्य आसत से किसी कार्य को करने की डेफिनीशन है, धारा 40 में अपराध है, धारा 41 विशेष विधि है, धारा 42 स्थानीय विधि, धारा 44 क्षति है, धारा 52 शपथ है, धारा 53 दंड है, धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लोककरण, धारा 55 आजीवन दंडादेश का लोककरण है, ठीक है, और धारा 63 में जुर्माने की रकम है। तो आइए दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा, और इसका आप नोट बना के एक बार अपने जहाँ पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे एक बार उस पर चिपका लीजिए सामने दीवार पे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट धाराएँ, हालांकि धारा 6 से लेकर धारा 62 तक 63 तक धाराएँ दी गई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही 10-12 धाराएँ हैं पूरे सामान्य स्पष्टीकरण में। जो डेफिनेशन है इस, यदि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 12 धाराओं में से ही आएगा, यदि नहीं आएगा तो इसमें से किसी में से नहीं आएगा, वो किसी अन्य टॉपिक में से उठाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।